चंद्रशेखर जी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और मैं सीधे समय न लेते हुए माननीय राजीव जी से निवेदन करता हूं कि वो प्रेस को सर, मैं अनिल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर इनवाइट किया। मैं थोड़ा आपके साथ कॉन्टेक्स्ट शेयर करता हूं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। और मैं पिछले 18 महीने में 42 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जा चुका हूं और वहां पर युवाओं के साथ संवाद करता हूं, एक डायलॉग, एक डिस्कशन जिसका कोर थीम है न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया। पिछले 9 साल में जो देश आगे बढ़ा है, बहुत सारे चीज़ हुए हैं, उसका मैं ज़्यादा डिटेल इन्वेंट्री नहीं करूँगा आज। लेकिन एक तरह से मैं एक मैसेज देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ सरकार, कि ये जो 2022 या 2023 का जो इंडिया है, एक तरह से न्यू इंडिया है। और युवाओं के लिए हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में अगर युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, सबसे ज़्यादा फ्यूचर में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक अनप्रेसिडेंटेड इंडिया है। यानी कि इस पिछले 75 साल में युवाओं के सामने इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं हुए हैं, कभी नहीं थे। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के नीतियों के कारण हो रहा है, हमारे युवाओं के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड वाइड अपॉर्चुनिटी रिच इकोसिस्टम, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी रिच एनवायरनमेंट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त 15, 2021 को लाल किले से कहा कि आने वाले दशक, उन्होंने एक नाम दिया है इंडियाज़ टेकेड। इंडियाज़ टेकेड यानी कि आने वाले दशक फुल ऑफ टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इंडिया टेकेड के निर्माता होंगे, इंडिया टेकेड को बनाएंगे हमारे ये जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे जनरेशन ऑफ युवा। तो एक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक पूरे देश का भविष्य, पूरे देश का फ्यूचर विजन हमने युवाओं के हाथ में छोड़ा है और युवाओं के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट ऐसा बनाया है कि वो सक्सेसफुल बने, वो प्रॉस्परस बने। सॉरी, इसका बैकग्राउंड ये भी है कि आप जानते ही हैं कि हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बने हैं लास्ट ईयर 2022 में। और हमारे आगे हैं जापान, जर्मनी, चाइना, अमेरिका। और आने वाले 3 साल में हम डेफिनेटली नंबर 3 इकॉनमी बनेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये पहली बार 75 इयर्स ऑफ हिस्ट्री में इंडिया का एक नरेटिव, इंडिया का एक छवि, इंडिया में जो कॉन्फिडेंस, इंडिया के युवाओं में जो फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंस आया है, ये कभी नहीं हुआ है पहले। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बाहर के जो भी ऑब्जर्वर्स हैं, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिस्ट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या जो रिसेंटली एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर ने कहा है कि इन द फ्यूचर इंडियाज़ फिंगरप्रिंट विल बी ऑन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर डिजिटल। यानी कि अंग्रेजी में कहा उन्होंने कि हर टेक्नोलॉजी के इशू पर भारत का या भारत के युवाओं का फिंगरप्रिंट या निशान होगा। ये लोग कह रहे हैं। तो मैं आता हूँ कॉलेजेस में, युवाओं के साथ संवाद करता हूँ, ये कहता हूँ कि देखिए, ये जो फ्यूचर के लिए एनेबलिंग पॉलिसीज़, एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रधानमंत्री बना रहे हैं, इसका स्टार आप हैं। आपको आगे बढ़ना है, स्किल कीजिए, अलग अलग स्किल्स सीखिए। और ये आने वाले पोस्ट कोविड के इस रीऑर्डर्ड वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को आगे बढ़ाइए। ये तो मोटा मोटा ये, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर मुझे एक मौका मिला है, अनिल जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और ऐसे इस
कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। कि युवाओं को मोटिवेट करना कि आने वाले दशक में बहुत सारे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे, और थोड़ा मैं उनको ये भी रिमाइंड करता हूँ कि हमारा पुराना इंडिया क्या था और ये नए इंडिया में क्या फ़र्क आया है, क्योंकि वो तो जानते नहीं हैं, उनके पिताजी या उनके ग्रैंडफादर्स ने एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनको याद दिलाता हूँ कि 2014 में भारत में कंज्यूम होने वाला मोबाइल फ़ोन के 80% मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्टेड होते थे। आज इसका पूरा का पूरा 100% हम देश में बनाते हैं। 2014 में मोबाइल फ़ोन भारत से एक्सपोर्ट होता था ज़ीरो बट्टा सन्नाटा, और 2023 में 1 लाख करोड़ का हम एप्पल फ़ोन्स, सैमसंग फ़ोन्स एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा फ़ोन्स जाते हैं नोएडा से, उत्तर प्रदेश से। तो ये एक फ़र्क आ गया है। भारत का जो रेप्यूटेशन है, भारत का जो प्लेस इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, और आने वाले जो दशक है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है इंडिया टेकेड, उसमें युवाओं के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो आप स्पेस में देखिए, ड्रोन में देखिए, एग्रीकल्चरल टेक में देखिए, फाइनेंस में देखिए। जो आप जानते हैं फॉर एग्जांपल यूपीआई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था ताकि जो भारत में सालों से एक प्रॉब्लम आता था कि देश सरकार पैसा भेजता था बेनिफिशियरीज़ के लिए, 100 रुपये निकलते थे दिल्ली से, 15 रुपये पहुँचते थे बेनिफिशियरीज़ के अकाउंट में। ये राजीव गांधी 1985 में कहते थे कि भारत का एक तरह से एक ट्रेडमार्क बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपीआई को बनाया इसलिए ताकि पैसा भेजे दिल्ली से और वो 100 रुपये पहुँचे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में, कोई लीकेज नहीं, कोई करप्शन नहीं। और देखिए क्या हुआ उसके साथ। एक तो लोगों के लाइफ में वो बेनिफिट तो आ ही गया है, लेकिन एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम और इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा हो गया है देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम बना है। और किसने बनाया ये? हमारे युवाओं ने। तो जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम के युवाओं ने यूनिकॉर्न बनाए हैं, स्टार्टअप बनाए हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो गाज़ियाबाद, मेरठ, लखनऊ, हर देश के नगर से, हर देश के शहर से, टाउन से, विलेज से आने वाले दशक में यूनिकॉर्न्स बने, स्टार्टअप्स क्रिएट हों और हमारे युवाओं शाइन करें। रोजगार की क्या बात? हाँ जी, 2014 से सेंटर में बीजेपी है, उन्होंने तमाम काम किए हैं। अगर यूथ की बात करें और युवा की आप बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी दर पर हम बात करें तो 100 में से 4 लोग को ही रोजगार है युवाओं में। सबसे ज्यादा यूथ ही हमारी अपनी कंट्री में, और वो आने वाले ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। इसका ज़रा आप बैकग्राउंड समझिए। 2014 में, थोड़ा समझने वाली बात है, 2014 में भारत के वर्कफोर्स में 45 करोड़ लोग थे। 45 करोड़, ये फैक्ट है। 45 करोड़ लोगों में से 32 करोड़ यानी कि 32 करोड़ लोग अनस्किल्ड थे। ये हमारा लेगेसी है, ये कि 75, 60, 70 साल के बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लेगेसी इनहेरिट किया है कि 40 करोड़ लोगों के इस वर्कफोर्स में 32 करोड़ लोग अनस्किल्ड थे, और हर साल 2 करोड़ नए अनस्किल्ड वर्कफोर्स में ज्वाइन करते थे। उसको बदलने का परिश्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 से शुरू किया विद स्किल इंडिया। और आज कोविड के अगर आप 2 साल को छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्किलिंग तो हुआ नहीं, एजुकेशन हुआ नहीं, 7 करोड़ युवाओं को इस सरकार ने स्किलिंग प्रदान किया है, सर्टिफिकेट प्रदान किया है। तो ये जो आप कहते हैं बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक साल में 18 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इशू ये है कि हमारे युवाओं को 70 साल से 60 साल से स्किल का अपॉर्चुनिटी नहीं था। तो पिछले जो 5 साल से और आज इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8,000 करोड़ स्किलिंग के लिए दिया है, और उनका ये बड़ा क्लियर विजन है कि इंडस्ट्री रेडी, फ्यूचर रेडी स्किल्स प्रदान हो, ताकि जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए युवाओं के पास स्किल हो। आज के दिन में प्रॉब्लम यह है कि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन उन जॉब्स के लिए स्किल्स की ज़रूरत है। और 60 साल से हमारे देश में एक सिस्टम ये रहा था कि एजुकेशन इज़ ओनली फॉर द प्रिविलेज्ड।
और बहुत सारे हमारे बच्चे, ये कोई मैं कोई बना नहीं रहा हूँ, ये डेटा है। और इतना हमारा लेगेसी में इतना शर्मिंदा वाली बात है कि 32 करोड़ बच्चे अनस्किल्ड थे और उनको वर्क किया गया था। तो उसको बदलने का एक प्रोसेस शुरू हुआ है 2016 में। बेरोजगारी का सवाल क्यों आता है? अगर नहीं, बेरोजगारी का सवाल एक लेजिटिमेट सवाल है। हाँ जी, के बाद भी बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी, रोजगार की दर बहुत ज्यादा बढ़ी। स्किलिंग के बाद भी तुम बच्चों देखिए मैं इसमें आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। नहीं, देखिए मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये बेरोजगारी है नहीं है, नहीं, मैं मेरा बात सुन लीजिए। मैं स्किलिंग की आप बात कर रहे हैं। एक को प्लीज एक को बोलने दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेगेसी प्रॉब्लम है 60 साल का, तो आप समझ गए हैं, इसका समाधान ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा। दूसरा, इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन है इन्वेस्टमेंट लाना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्किल और युवाओं को अलाइन करना। और ये कोई इंस्टेंटेनियस इशू नहीं है, ये हमने 2016 से 20 तक किया है। और मैं आपको बड़ा प्रूफ भी दूंगा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हर साल सरकार करता है या इंडिपेंडेंटली करता है, 2017, 18, 19 और 19-20 में अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन हुआ है 7% से 4.8% तक। ये डेटा है, पब्लिश डेटा, ये मैं कुछ इमेजिनरी नहीं कर रहा हूँ। तो स्किलिंग और अनएम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट कोरिलेशन है। इन्वेस्टमेंट और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, इसमें कोरिलेशन है। और अगर आप आज कहेंगे कि बेरोजगारी है, मैं ये तो डिनाई नहीं करूँगा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का कारण क्या है? स्किल्स हैं, जो रोजगार क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए स्किल्स अलाइनमेंट होना है। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का एक एनवायरनमेंट हो ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े। कौन कह सकता था कि 2016 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी सोच सकता था कि यहाँ से मोबाइल फ़ोन या हाईटेक का एक इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ा होगा? आज मैं रिसेंटली एक मीटिंग में गया जहाँ पर 7 कोरियन कंपनीज थे और उन्होंने कहा हमारा फर्स्ट चॉइस है तमिलनाडु, सेकंड चॉइस है नोएडा और थर्ड चॉइस है बेंगलोर। ये सब जो परसेप्शन, एनवायरनमेंट, ये बनता नहीं है ओवरनाइट। ये इसके लिए काम करना पड़ता है, वही प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये 5-6 साल काम हुआ है, योगी जी यहाँ पर यूपी में कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लेगेसी इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान न दें। है, हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में 2-3 दिन बैठ के हम गपशप कर सकते हैं, लेकिन आगे हमारा जो विज़न है, आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए स्किल के बारे में बात करें, उस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें और युवाओं को मोटिवेट करें। एक सवाल मेरा है, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस वो कहाँ से, दूसरा प्रेफरेंस नोएडा था, उसके बाद बैंगलोर। आप बैंगलोर से आते हैं, तो क्या बैंगलोर आईटी हब और बैंगलोर और हैदराबाद वो इमेज हो रहा है क्या? क्या अब सारे नए डेस्टिनेशन? ये देखिए, दूसरा सवाल है, जो आज के जो परिणाम आए हैं चुनाव के, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या कर्नाटक का जो है की लड़ाई जो है आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो कर्नाटक के बारे में बड़ा कॉन्फिडेंटली आज लिख के ले लीजिए, सरकार बनेगा वहाँ पे भाजपा का सरकार बनेगा। क्योंकि कोई भी वोटर कॉमन सेंस अगर यूज़ करता है, कांग्रेस को वोट देने से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ कि कर्नाटक के इलेक्शंस होंगे और होने के बाद भाजपा वहाँ पे सरकार बनाएगा। वो मुझसे लिख के ले लीजिए आज, और वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप मुझे मिठाई देंगे या मैं आपको मिठाई दे दूँगा, वो हम तय कर लेंगे। एक मिनट, मैं जरा आंसर कर लूँगा। दूसरा, देखिए हुआ क्या है, ये मैं आपको बड़ा मीन्स मैं जस्ट एज अ शेयरिंग ऑफ माई एक्सपीरियंस, प्री कोविड के दुनिया में और पोस्ट कोविड के दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और प्री कोविड के दुनिया में डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस था, लेकिन एक तरह से
अलग लेवल का इम्पोर्टेंस था, एंटरप्रेन्योरशिप का नैरेटिव था। पोस्ट कोविड पूरे दुनिया के देश, दुनिया के सरकार, दुनिया के एंटरप्राइजेस, दुनिया के कंज्यूमर्स डिजिटाइजेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसा नहीं है जो अपने आप को डिजिटाइज नहीं कर रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है टैलेंट, यानी कि जो डिजिटाइज करने का जो काम करता है, जो टैलेंट है, युवा है। पहले एक तरह से कंसंट्रेशन होता था बेंगलोर में, हैदराबाद में, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद, इंटरनेट की इस ग्रोथ के बाद, वर्क फ्रॉम होम मॉडल के बाद, ये अपॉर्चुनिटीज़ मीरठ में भी हैं, गाज़ियाबाद में भी हैं, कोहिमा नागालैंड में भी है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम इस डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजी के अपॉर्चुनिटीज़ को हम अलग अलग शहरों तक लेके जाएंगे। हमारे मिनिस्ट्री में हम STAPI शुरू करते हैं, स्टार्टअप हब शुरू करते हैं। हम अभी बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम में नहीं करते कुछ। हमारा पूरा फोकस है नए शहरों पर। तो लखनऊ हुआ या गाज़ियाबाद हुआ या मेरठ हुआ या कोहिमा हुआ या तो ये कोई एक्सक्लूजन नहीं है। देयर इज़ अ डिमांड फॉर टैलेंट। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वो टैलेंट आएगा इंडिया से। और इंडिया से जो पहले आता था ये 4-5 शहरों से, ये अभी आएंगे 10, 20, 25, 30 शहरों से। हर दिन, एक दिन में एक यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ के युवाओं के साथ, कोई भी जा सकता है। मनीष सर, नहीं, एक मिनट, यहाँ से शुरू करूँ मैं। नहीं, वन डे वन यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे सरकार से, हमारे MPs, लीडर्स जो हैं, जाके एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताएं, यूनिवर्सिटीज़ के युवाओं के साथ संवाद करें, एक तरह से उनके साथ शेयर करें कि हमारा पर्सपेक्टिव, प्रधानमंत्री मोदी जी का पर्सपेक्टिव क्या है फ्यूचर के बारे में। उनसे सजेशन लें, उनके राय सुने, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं सुने, स्किलिंग के बारे में उनको बताएं, अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये अपॉर्चुनिटीज़ है क्या चीज़ और हम सरकार के ओर से क्या कर रहे हैं। बस ये वन डे वन यूनिवर्सिटी। मंत्री जी, मेरा एक सवाल ये है आपसे। हाँ जी कि सर। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। हाँ जी सर। आप उत्तर प्रदेश में बैठे, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बैठे। हाँ जी सर। वहीं आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सरेराह दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर दी जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से होगा? मैं बताऊं उसके बारे में? ये अनिल जी बताएंगे। मंत्री जी उसके बारे में उतना नहीं बता पाएंगे। कानून व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम की रिपोर्टिंग हो, क्रिमिनल को पकड़ा जाए और उसे जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए। जो क्राइम हुआ उसके जो शूटर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बाकी लोग एक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और त्वरित कार्रवाई हो रही है। अभी ट्रेन ब्लास्ट के मामले में जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई की गई और जितने भी दोषी थे उनको सजा दिलवाई गई। जिसने ये सेंटेंस कहा है उससे आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2 इंडस्ट्रियल हाउसेज अंबानी और अडानी फ्लोरिश हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बस मेरा एक तरह से रूल है कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि खाम मेरा सर में भी दर्द हो जाता है कि उसका ट्रांसलेशन में ही मैं मुझे। बड़ी पार्टी के नेता है। हाँ, वो बड़ी पार्टी के नेता हैं, छोटे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सब आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन मैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई डोंट रिस्पॉन्ड टू राहुल गांधी। सर, एक सवाल, जो आप और दिल्ली में महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। घरों के अंदर सबसे ज्यादा हम देखें तो जो गृहिणी है उनको सबसे ज्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। और अभी अब LPG के रेट्स पे दोबारा इंक्रीज हुए हैं, पेट्रोल डीजल पीक पर है, आम जनता को लेकर क्या कहेंगे? 2014 से लगातार जो प्राइसेस है वो बढ़े हैं। नहीं, देखिए, पोस्ट कोविड के इस युग में महंगाई एक ग्लोबल फिनोमेनन है, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन यानी कि फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पर बनाते तो है नहीं फ्यूल, उसमें आप जानते ही हैं पोस्ट कोविड के इस दुनिया में बड़ा स्पाइक हुआ है। एक वो, दूसरा रशिया यूक्रेन के बाद
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, G20 के इकोनॉमीज़ कह रहे हैं, G20 के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारा ग्लोबल इकोनॉमी में प्रभाव पड़ा है। यूएस में अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन है, यूके में 40% तक इन्फ्लेशन पहुंचा है। हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे जो देश हैं, बड़े बड़े देश अपने आप को कहते हैं चाइना, वहाँ पर इन्फ्लेशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। हमने इस कॉन्टेक्स्ट में, इस ग्लोबल अनसर्टनिटी में, इस ग्लोबल कैओस में भी एक तरह से हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी रहा है हम और रहे हैं हम, और हमने इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। ये कोई नहीं कहेगा कि उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ है। ये थोड़ा रियलिस्टिकली हम समझें इसको, हर चीज़ को पॉलिटिकल प्रिज्म से या साउंड बाइट से ना देखें। अगर रैशनली देखें, हमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हमारा इकोनॉमी आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज एक आर्टिकल आया है कि चाइना का इकोनॉमी जो अपने आप को सबसे तेज़ इकोनॉमी वगैरह वगैरह समझते हैं एशिया में, उनका ग्रोथ रहा है 3% और हमारा रहा है 7%। तो यस, देयर इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा है कि ये टाइम नहीं है वॉर्स के लिए, ये टाइम है डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने कहा है, रशिया और यूक्रेन को दोनों कहा है कि ये टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है कि हम वॉर करें और पूरे दुनिया के लोगों को परेशानी में डालें। अगर आप वॉर की बात कर रहे हैं, वॉर चल रही है फिलहाल दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है, भाजपा और ये आपकी आप मुझे